तो पावर शेयरिंग क्या है वो आज हम समझते हैं। ठीक है, तो पावर शेयरिंग को आप लोग टर्म्स एंड डेफिनेशंस में समझने से बढ़िया है कि आप एग्जांपल से समझें। तो उसके लिए हमने फैमिली का एग्जांपल लिया है, सबकी अपनी फैमिली, आप लोगों की भी है। ठीक है, तो फैमिली हमारे लिए सबसे क्लोज होती है, और अगर हम उससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा। बुकिश लैंग्वेज में नहीं समझेंगे तो यहाँ सीधा जाएंगे हमारी फैमिली में। तो आप यहाँ देखें, सबसे ऊपर कौन है? ग्रैंडफादर। अगर सपोज करें बेटा आप यहाँ हो तो ये आपके फादर है, मदर है, कि ग्रैंडफादर है। अब आपकी फैमिली है, तो आपकी फैमिली किसी नाम से जानी जाएगी, तो उस नाम को कौन आगे लेके जा रहा है? ग्रैंडफादर। कहीं भी बाहर जा रहे हो, कहीं शादी में जा रहे हो, तो आपकी फैमिली के लिए कार्ड आता है, तो वहां सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्रैंडफादर को। तो ये फैमिली जो है वो फैमिली का नेम आपके ग्रैंडफादर आगे लिखा है। बट आपको ना बुक्स लेनी है, ठीक है, बुक्स लेनी है, तो आप किसके पास अप्रोच करोगे? किसके पास अप्रोच करोगे? फादर के पास। ठीक है, अब फादर का अपना ऑक्यूपेशन है, जॉब वगैरह जो भी है, जॉब बिजनेस जो भी करते हैं। बट अब ये देखें, पहले फादर किस पे डिपेंडेंट थे? ग्रैंडफादर पे, अपने फादर पे, है ना। आप लेकिन अपने फादर को बोलोगे, अब फादर के पास पैसा है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं एक माइंड में आता है कि यार डिसीजन खुद का लेना है या फिर ग्रैंडफादर से पूछना है, बताओ, अपने पापा से पूछना है। आपके पापा को ये लगेगा। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर आपसे रिलेटेड डिसीजन आपके फादर आसानी से ले पाएंगे तो उससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके फादर को ज्यादा अच्छे से पता है आपके ग्रैंडफादर से। अंडरस्टूड? तो आप देखें कि अगर ये थोड़ी सी पावर, कौन सी पावर ग्रैंडफादर ने आपके फादर को दी कि भाई अपनी फैमिली के लिए जो भी डिसीजन लेना है आप ले लो, उससे क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट इरेडिकेट हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई? इजी वे में हो गया, ईज होगी, जो आपका प्रोसेस है बहुत आसान हो गया। दूसरी चीज ये हो गई। तो इसलिए यहां देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या हो गया? आसान बना दिया उन्होंने आपके डिसीजंस को। ठीक है, अब लेकिन एज अ फैमिली डिसीजन लेना है पूरी, तो आपके ग्रैंडफादर लेंगे। तो यही चीज जब हम किसी नेशन के प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, तो नेशन के प्रोस्पेक्ट में क्या होता है कि भाई फॉरेन अफेयर देखने, फॉरेन अफेयर देखने तो कौन देखेगा? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आपके स्टेट के अफेयर्स देखने तो कौन देखेगा? चीफ मिनिस्टर। तो अगर किसी स्टेट के सारे अफेयर्स भी प्राइम मिनिस्टर देखने बैठ जाएंगे तो क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा देश को चलाना, है ना। तो इसी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने पावर का किया। अब देखें, यहाँ आपके अंकल है, ये आपके कजिन है, इनके डिसीजन आपके पापा नहीं ले पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आपके ग्रैंडफादर आपके भी डिसीजन ले, इनके भी डिसीजन ले, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है समझ पाना कि भाई किसकी क्या जरूरत है, वहां के बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या करें, अपनी थोड़ी सी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसमें और इसमें, यहां ये आसानी से अपने आप को चला सकते हैं, अपनी फैमिली की नीड और डिसीजंस को आसानी से ले सकते हैं। तो इसी तरीके को जो पूरी प्रॉपर पावर थी, जो टोटल पावर थी, उस टोटल पावर को इस तरीके से डिवाइड कर देना कि चीजें आसान हो जाए। अब कई बार ऐसा लगता है पावर कम हो जाएगी पावर डिवाइड होने से, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पावर उतनी ही है, बस उस पावर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि भाई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आए। पावर किसको दी गई? आपके फादर को, आपके अंकल को। किस लिए दी गई? ताकि वो अपनी फैमिली को आसानी से जो है डील कर सके। यहां ये आसानी से डील कर सकते, ये आसानी से डील कर सकते, लेकिन पूरी फैमिली की पावर अभी भी किसके पास है? ग्रैंडफादर के। इसी को कहते हैं पावर शेयरिंग। क्या कहते हैं इसको? पावर शेयरिंग। चलो अब आगे इसको चैप्टर को डील करते हैं। तो पावर शेयरिंग क्या है? इट इज अ प्रैक्टिस इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वेयर मल्टीपल ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर अमंग देमसेल्व्स। अब जो पीछे हमने एग्जांपल देखा वो हमने देखा अपनी फैमिली का, सब उसमें मिलिट्री की क्या बात आएगी, उसमें पॉलिटिकल की क्या बात आएगी, इकोनॉमिक की। अभी मैंने सिर्फ आपको इकोनॉमिकल पावर दिखाई, ठीक है। पॉलिटिकल पावर भी होती है। पॉलिटिकल पावर क्या है कि भाई एक दूसरे से कोई भी अपने राजनीति चला रहा है। बहुत फैमिली में ऐसा होता है कि ठीक है, ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उनके खिलाफ
और वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं इनके खिलाफ, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से पॉलिटिकल, है ना। इकोनॉमिक हम समझ चुके हैं पैसे से। अब जब इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाई होंगी, तो मिलिट्री पावर का मतलब क्या है भाई, दोनों के पास अपना अपने अधिकार है, अपनी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पावर है, ठीक है। तो लेकिन फैमिली से ज्यादा इस चीज को अगर हम किस में बात करें, कंट्री के प्रोस्पेक्ट से बात करें, तो वहां तीनों का अपना अलग अलग मीनिंग निकल के आ जाता है। तो हमने जो ओवरऑल पावर है किसी कंट्री की, उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजोल्व हो जाए, और पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को हम यूज कर पाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रूल्स। अब एग्रीड रूल्स में क्या बात होती है, जैसे आपकी आर्मी है, आर्मी नेशन के लिए होती है, किसके लिए होती है बेटा, नेशन के लिए। लेकिन पुलिस किसके लिए होती है, आपके स्टेट के लिए, इसीलिए वो स्टेट पुलिस होती है। तब कभी भी आपने देखा होगा पुलिस जो है यूपी पुलिस है जैसे, है ना, दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, लेकिन कभी भी आपने सुना है हरियाणा आर्मी है या पंजाब आर्मी है, ऐसा कभी नहीं सुना ना। आर्मी इज फॉर नेशन, पुलिस इज फॉर स्टेट। तो उनको बोला कि ठीक है भाई, आप अपनी जो है पुलिस तैयार कर लो, ताकि आपके स्टेट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे या कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग उसे रिजोल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस पावर, ठीक है। तो रूल्स है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो अब पावर शेयरिंग को डिटेल में समझते हैं, व्हाट इज पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, क्या है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना बेटा। तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, या फिर यूनियन, सेंट्रल, स्टेट या फिर लोकल में। अब ये होता है, देखो दो तरीके से पावर को शेयर किया। पहला जो पावर शेयरिंग है, इसको कहते हैं आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या कहते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और इस वाले को कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसमें क्या होता है कि लोकल से ज्यादा पावर स्टेट के पास है, स्टेट से ज्यादा पावर सेंटर के पास है, ठीक है, समझ में आ गया। जबकि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, इन तीनों के पास सेम लेवल की पावर होती है, और ये पावर को यूज करेंगे, लेकिन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, अपने अपने पावर का अपने आप यूज कर सकते हैं। कोई लॉ बनाया है ना, उसको लॉ बनाना, एग्जीक्यूट कराना, और उस लॉ को कोई उल्लंघन करता है तो उस पर पनिशमेंट देना या उसको देखना कि क्या गड़बड़ है, वो इन तीनों के अपने अलग अलग काम है। तो तीनों के पास अपनी अपनी पावर है, और तीनों एक दूसरे पे चेक रख सकते हैं, तो इसीलिए कहते हैं बैलेंसेस एंड चेक्स। इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया बेटा, क्लियर है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1, जो कि है आपका पावर शेयरिंग, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं भाई पावर शेयरिंग। भाई पावर शेयरिंग करनी क्यों है, अभी तो बताया, सारी चीजें क्लियर कर दी मैंने। अब बुकिस की तरफ जाएंगे, बुकिस चीजों की तरफ, कि भाई बुक में क्या क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो चीजें अभी अभी सीख के है ना, वो ही सारा यहाँ पे समझ रहे हैं। तो टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट होगी तो सबसे बेसिक चीज क्या हो सकती है भाई, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगी, हमारा देश है जैसे बहुत बड़ा, तो हमारे देश में कॉन्फ्लिक्ट किस किस बातों पे हो सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, और क्या एजुकेशन के बेसिस पे हो सकता है ना। किसी को एजुकेशन मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, जिसको नहीं मिलेगी वो कहेगा भाई हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, है ना। तो ये मेन जो चीजें होती हैं, इनके ऊपर हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करा जा सकता है पावर देके, ठीक है। उसका एग्जांपल बताते हैं। जो हमारे स्टेट्स बने हैं इंडिया के अंदर, वो स्टेट्स बने थे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। अब केरल में जाओगे तो मोस्टली लोग मलयालम बोलेंगे, कर्नाटक वगैरह की तरफ जाओगे तो कन्नड़ वगैरह बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो लैंग्वेज का इशू खत्म कर दिया हमने, तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई, ये स्टेट आपका, इस स्टेट में सब इस लैंग्वेज को बोलता है, तो आप सारे काम इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर लो, लोगों को आसानी होगी। तो उससे दो फायदे हो गए, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। अगर वहां पे दो लैंग्वेजेस वाले लोग होते हैं तो वो क्या करेंगे, मेरी लैंग्वेज ज्यादा प्रेफरेबल है, मेरी लैंग्वेज ज्यादा प्रेफरेबल है, लड़ाई होगी, उससे बच गए। दूसरा क्या होगा कि अगर मान लिया मेरी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज, तो आपकी लैंग्वेज को प्रीफर कर दिया, चलो मान लेते हैं, तो मेरे को दिक्कत तो होगी ना आपकी लैंग्वेज में काम करने में, वो वहां आसानी होगी। दूसरी चीज क्या है कि टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
पावर सही से डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट होने बंद हो जाएंगे, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने आप ही रहेगी, गवर्नमेंट चलती रहेगी। समझ में आ गया? अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने फैमिली का लिया, अब दो एग्जाम्पल हमें लेने हैं बुक के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने बेल्जियम का एक एग्जाम्पल लिया और एक श्रीलंका का एग्जाम्पल लेंगे। ये दो एग्जाम्पल लेके हम पूरे चैप्टर को समझेंगे। तो बेल्जियम जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका एथनिक कंपोजिशन पहले समझ लो। एथनिक कंपोजिशन मतलब कि कैसे कैसे लोग वहां रहते हैं, उनका शेयर्ड सारी चीजें एक जैसी जब होती हैं तो वह एथनिक कंपोजिशन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, एक फ्लेमिश रीजन है, वेलोना रीजन है, और ये आपकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। अब किसी भी कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? कैपिटल। अब अगर कैपिटल पे किसी का कब्जा होगा तो हम मानेंगे देश पे उसी का कब्जा चल रहा है, ऐसा सोचेंगे हम लोग। लेकिन अगर पूरी कंट्री में ज्यादा पॉपुलेशन किसी और टाइप की है तो फिर क्या लगेगा? फिर ये लगेगा उन लोगों का राज है। तो कैपिटल में भी एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए और पूरी कंट्री के अंदर भी एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं था। बेल्जियम में अगर पूरी कंट्री के अंदर देखें तो पूरी कंट्री में डच बोलने वाले लोग ज्यादा थे, फ्रेंच बोलने वाले कम थे। एक्चुअली में जो बेल्जियम में है, बेल्जियम में 3 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं। एक है आपके फ्रेंच, एक है आपके जर्मन और एक है आपके डच। क्लियर? डच की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है पूरी कंट्री के अंदर वो ज्यादा है, लेकिन फ्रेंच की जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो कहां पर है? वो इनकी कैपिटल ब्रुसेल में। अब ब्रुसेल्स का जो एथनिक कंपोजिशन है वो ये है कि इस ब्रुसेल्स के अंदर जो कैपिटल के अंदर है 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं, 20% डच बोलने वाले हैं। तो एक तरीके से जो आपकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें किसका होल्ड हुआ? फ्रेंच होल्ड होगा। तो फ्रेंच वाले अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, नहीं हमारी चलेगी, हमारा देश है। लेकिन जब हम ओवरऑल कंट्री की बात करते हैं तो ओवरऑल में 59% डच बोलते हैं यहाँ फ्लेमिश रीजन में लोग, और अगर वेलोना रीजन में जाएं तो 40% यहाँ फ्रेंच बोलने वाले हैं। तो आप अगर देखें ओवरऑल यहाँ 41% जर्मन और 59% जो है डच है। तो ये 41 टोटल मिलके है और ये 59% है। बात समझ में आ गई? तो डच का पूरा ओवरऑल होल्ड हुआ पूरी कंट्री के ऊपर, तो उनको लगता है हमारी चलेगी। ठीक है, लेकिन जब सारे डिसीजंस लेने होते हैं तो कैपिटल में बैठ के लिए जाते हैं, और कैपिटल में कौन बैठे हैं भाई? फ्रेंच लोग बैठे हैं। अब ये चाहे तो देश की वर्किंग पे जो है इफेक्ट डाल सकते हैं, वो कहेंगे नहीं भाई हम नहीं होने देंगे काम। लेकिन जब पूरी कंट्री की बात आएगी तो डच बोलेंगे हम नहीं करने देंगे कुछ काम। तो इन्होंने ना इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जैसी सी सिचुएशन एराइज हो गई, और उस पे सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो फ्रेंच लोग हैं ये पहले से ही इनको एजुकेशन मिली, और जिन लोगों को पहले से एजुकेशन मिलती है वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं, और डेवलपमेंट का फायदा उठा के क्या होगा? अच्छी कमाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या था? फ्रेंच लोग अमीर भी थे। किसके कंपैरिजन में? डच और जर्मन के कंपैरिजन। भाई जर्मन की तो बात ही खत्म होगी, 1% लोग हैं, उनका तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अब बात ये आती है कि अब इस देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है तो हम लोग क्या करें? तो यहाँ की गवर्नमेंट ने अलग उनके लिए जो है तरीका निकाला। अब हुआ क्या? 1950s एंड 1960s में टेंशन हुई क्यों? जो मैंने अभी समझाया उसको हमने यहाँ पॉइंट्स में दिखा दिया आपको। क्या बताया? माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल। क्यों थी रिच? वो मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो बाद में मिला, और फ्रेंच को पहले मिल गया। आप एक चीज सोचो, हमारा ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया में हम लोग सबको काम है, सबके पास जॉब है, फैक्ट्रीज हैं, अच्छी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं बाहर की बात करें, दूर जो आउटर साइड में है, तो वहां पे तो ना तो जॉब है ना, और ना ही अच्छी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो पैसा कैसे कमाएंगे? तो उनके लिए पैसा कमाना मुश्किल है। तो वो जहां उनका जीडीपी जाता है 1 लाख करोड़ का, तो यहाँ जाएगा कम से कम 20 लाख करोड़ का। तो यहाँ ज्यादा डेवलप हो रहे, तो जो यहाँ लोग रह रहे हैं वो आगे और भी डेवलप होते होते चले जाएंगे, उनसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा यहाँ के लोगों को। एक आदमी के पास कुछ भी काम नहीं है, उसको काम चाहिए। सबसे आसान काम क्या है? जाओ भाई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो, कर लेगा। लेकिन गाँव में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत ही नहीं है, उधर वो कहाँ काम करे?
तो एक आदमी जिसके पास काम ही नहीं है उसको काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग डेवलप होंगे नहीं ना, वो पीछे रहते रहेंगे। यहाँ के लोग जल्दी डेवलप होते चले जाएंगे। तो लाइकवाइज फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को पहले से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है बेनिफिट मिला, इसलिए वो पहले से पहले ही आगे निकलते चले गए। बात समझ में आ गई? लेकिन डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उसकी मेजोरिटी है पूरी कंट्री के अंदर, तो उनका भी होल्ड है अपना। लेकिन ब्रुसेल्स में किसका है? फ्रेंच का, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का। अब यहाँ हम देखेंगे श्रीलंका का डाइवर्स पॉपुलेशन क्या है। अभी फ्रेंच उन्होंने डच वालों ने क्या किया, जो आपका बेल्जियम है उनके लोगों ने क्या किया, उसने कैसे सोल्यूशन निकाला, उस पर अभी जाएंगे। पहले उससे पहले श्रीलंका का भी हम देख लेते हैं एथनिक कंपोजिशन। अब श्रीलंका में जो पॉपुलेशन है उसमें 74% जो है सिंहाला स्पीकर है। ठीक है, यही इनका मेजर सोशल ग्रुप है और रिलीजन है इनका बुद्धिज्म। अब आप एक बात बताओ, वहां बेल्जियम में देखो सब कहते हैं बेल्जियम का मॉडल बहुत बढ़िया है, बेल्जियम ने बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकाल लिया। लेकिन सॉल्यूशन तब निकलता है जब कोई प्रॉब्लम आती है, और हमें एक हिडन प्रॉब्लम होती है। जब वो हिडन प्रॉब्लम तो पता नहीं, तो हमें लगेगा सब ठीक है। बेल्जियम के पास ऑलरेडी प्रॉब्लम है कि भाई सेंटर में जो उनका कैपिटल है वहां फ्रेंच लोग बैठे, पूरी कंट्री में डच लोग बैठे, उनको साफ साफ दिख रहा है कि इनके बीच में टेंशन क्रिएट होनी है, तो सोल्यूशन निकाल लो, निकालना पड़ेगा, मजबूरी है। श्रीलंका में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सोचो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आप खुद देखो 74% सिन्हाला स्पीकर है और 18% तमिल स्पीकर है। कितना हो गया? 92%। इस 92% में से 18% ही तो है यार ये तमिल स्पीकर्स, और बाकी बचे 7% उनका कोई रोल नहीं है। तो 74% जहां एक तरफ लोग खड़े हो जाएंगे तो वही सब कुछ कानून बना लेंगे, होगा कि नहीं होगा? तो इनको प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही, इनको प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी, तो इसलिए पहले सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। बेल्जियम को सोल्यूशन निकालना पड़ा क्योंकि उनके सामने प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, और सबको लगता है बेल्जियम बहुत समझदार थे, बेल्जियम वाले लोग, उन्होंने बहुत आसानी से निकाल लिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, अभी आगे समझेंगे उनका भी मॉडल, बट उन सबको लगता है कि यार इन्होंने तो आसानी से निकाल लिया सोल्यूशन, बट उनके सामने प्रॉब्लम थी तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब कल तुम्हें ना जाना है जॉब के लिए और तुम्हारी गाड़ी में पंक्चर है, तो क्या करोगे? पता चल गया तुम्हें पंक्चर है तो क्या करोगे? तो पंक्चर लगवाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। अभी पता चल गया ना प्रॉब्लम है, वो सामने वाली प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन जो हिडन प्रॉब्लम होती है वो थी श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका को जैसे सब आपको पढ़ाते हैं और जो बुक में दिया है उससे थोड़ा सा अलग सोचने की जरूरत है। अलग सोचने की जरूरत ये है कि 74% पे आदमी को ये लगता है कि यार ये कंट्री तो तुम लोगों की है। इन्होंने, इनके माइंड में हमेशा ये रहा कि तुम लोगों ने तमिल स्पीकर्स को और क्रिश्चियंस को रहने की जगह दे रखी है, देश तो तुम्हारा है, लैंग्वेज भी तुम्हारी बोली जाएगी, रिलीजन भी तुम्हारा माना जाएगा, और वर्किंग भी तुम्हारी होगी, गवर्नमेंट भी तुम्हारी बनेगी। तो एक ग्रुप बना लेते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। ठीक है, तो मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा चीज है जो कि आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि आपको लगता है आप ही सब कुछ करोगे। एक टावर में एक कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहने लगे और दूसरी कम्युनिटी के लोग एक दो फ्लैट में रहने लगे, लेकिन वो दो लोग, दो फैमिली जो रह रही है दो फ्लैट में, वो भी तो रह रहे हैं ना, उनका भी तो हक है ना सब चीजों पे। तो वो चीज ही लोग भूल गए और यहीं से प्रॉब्लम अराइज हुई। तो यहाँ जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, श्रीलंकन गवर्नमेंट किसकी वोट से गवर्नमेंट बना सकती है? सिन्हाला की, क्योंकि ये लोग ज्यादा है। तो जो सिन्हाला स्पीकर्स को ज्यादा प्रमोट करेगा, सिन्हाला स्पीकर्स उनको वोट देंगे, तो यहाँ गवर्नमेंट बन गई सिन्हाला की। ठीक है भाई, अब यहाँ क्या है? तमिल स्पीकर है 18%, उसमें भी दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप है श्रीलंकन तमिल, एक इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल वो तमिल है जो वहां पे रहते थे ऑलरेडी, इंडियन तमिल वो है जिनको ब्रिटिशर्स ले गए थे यहां से वहां काम कराने के लिए और वहीं स्टेबल हो गए। तो दो तरह के वहां जो है आपके क्या हो गए? ग्रुप्स हो गए। अब यहाँ आप देखें, इनमें रिलीजन हिंदू और मुस्लिम है, जबकि सिन्हाला स्पीकर में सिर्फ बुद्धिस्ट रिलीजन है। तो यहाँ और यहाँ में फर्क समझ में आ गया क्या है? अब इनको तो हर चीज एक यूनिटी है ना, तो इनको तो लगता है सब कुछ तुम्हारा है, इनमें यूनिटी भी नहीं है। ठीक है, तो इनको दबाना स्टार्ट कर देंगे ये जब गवर्नमेंट।
अब श्रीलंका में सिन्हाला की गवर्नमेंट एक बार बन गई तो दूसरी बार जब भी वोट मांगने जाएंगे तो दूसरी बार वो सब क्या करेंगे, उनको लगेगा कि सिन्हाला के नाम पे वोट मिलता है तो वो भी सिन्हाला को प्रमोट करें, कहेंगे इस बार सिन्हाला को ये फैसिलिटी दी, अगली बार हम और ज्यादा देंगे, हम पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे सिन्हाला के लिए, हम वो करेंगे सिन्हाला के लिए। तो जो भी आएगा वो किसके लिए काम करेगा, सिन्हाला के लिए। यही प्रॉब्लम यहां हुई। सिर्फ यहां जो ये दिक्कतें स्टार्ट हुई इस कंट्री के अंदर वो इनके पॉलिटिकल ग्रीड की वजह से हुई। उन्हें ना अपना अपना फायदा दिख रहा था बस। समझ में आ गया? चलिए, जैसे यहां अब मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में हुआ क्या, जो अभी मैंने आपको बताया कि मेजोरिटेरियनिज्म जो है एक बड़े ग्रुप को फेवर करते रहना, उनके फेवर में डिसीजंस लेते रहना ही मेजोरिटेरियनिज्म कहलाता है। श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बना था 1948 में। 56 में इन्होंने क्या किया, सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब हो गया कि जिसको भी कोई भी ऑफिशियल काम करना है तो सिन्हाला सीख लो भाई, बिना सिन्हाला के आप लोग काम नहीं कर सकते, बिकॉज सिन्हाला से ही आप लोग सीख पाओगे। एक वही तो लैंग्वेज है, ऑफिस में कहीं भी जाओगे सिन्हाला में काम करना है तो सिन्हाला लैंग्वेज सीखना आपके लिए, इनके लिए क्या हो गया, एक मजबूरी हो गई। लेकिन हर कोई तो नहीं सीख सकता, वहीं से सारी दिक्कतें शुरू हुई। अब दूसरे नंबर पे कौन लोग हैं बच्चों, तमिल है। क्या है, तमिल। देखो ना स्पीकर 18%, इनको चाहिए अपनी लैंग्वेज, तो इन्होंने तमिल लैंग्वेज को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया, तमिल लैंग्वेज को बिल्कुल बाहर कर दिया, उनको आप कोई भी स्टेटस दिया ही नहीं। तो फिर उसके बाद अब यहां तक हो गया, 48 से 56 तक क्या हुआ होगा, 8 साल में दूसरी गवर्नमेंट बनी होगी। तो जब वो दूसरी गवर्नमेंट बनती है तो दूसरी गवर्नमेंट ने, पहली गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया, सबसे पहली गवर्नमेंट बनी होगी, देखो 48 में आजाद हुआ तो एक गवर्नमेंट बनी, 56 तक जाने में कितनी साल है, 8 साल, 5 साल में इलेक्शन हो जाते हैं, 48 और 5 कितने होंगे, 53 में गवर्नमेंट बनी होगी। उन्होंने क्या कहा होगा कि भाई सिन्हाला को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे, उसके नाम पे क्या हो गया होगा, उनको वोट मिल गई होगी। अब उसके बाद जिसको सत्ता में आना है, जिसको गवर्नमेंट बनानी है, अब वो सिन्हाला वालों को और थोड़ा लालच देगा। तो फिर लालच आया कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम आप लोगों को यूनिवर्सिटी की टॉप पोजीशन या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में प्रीफर करेंगे, हम आपके लिए ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि सिन्हाला को ही मिलेंगी ये जॉब्स। अब पहले तो जो उस देश में तमिल रहते हैं उनको डिसरिगार्ड कर दिया, उनको ये मान लिया गया कि तुम हो ही नहीं, ऊपर से उनको लैंग्वेज को भी इग्नोर कर दिया गया। अब जो बड़ी बड़ी पोस्ट है अब वहां भी वो जो है फॉर्म नहीं भर सकते। तो क्या होगा, जो पढ़े लिखे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये फील होगा कि यार हम लोगों को तो कुछ माना ही नहीं जा रहा है इस देश में। तो पढ़े लिखे लोगों को जल्दी फील होता है क्योंकि वो लोग मेहनत से वहां पहुंचते हैं, तो वहां से उनके माइंड में आना शुरू हो गया कि यार ये लोग हमें अपने देश का मानते ही नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने देश के लिए अलग से डिमांड करनी चाहिए कि हमारा देश अलग कर। यहां से एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया, उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि हम बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे, दूसरे देशों तक लेके जाएंगे। अब भैया ये बताओ, आपने लैंग्वेज ले ली, आपने जो है जॉब्स ले ली, अब आप रिलीजन भी कह लो कि ये ही चलेगा, तो आदमी क्या करेगा, फिर तो वो सोचेगा कि उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। यही सेम कंडीशन श्रीलंका में स्टार्ट हो गई, यहीं से टेंशन होनी शुरू हुई। तो अब यहाँ बात आती है सिविल वॉर तक बात पहुंच गई। सिविल वॉर मतलब देश के अंदर पूरे में लड़ाई हो जाए। अब लेकिन ये मेजोरिटेरियनिज्म के बेस पे या किसी भी बेस पे ऐसी गवर्नमेंट बनती है जिसको पता है कि आप स्टेबल हो, लंबे टाइम तक काम कर सकते हो, तो वो धड़ाधड़ डिसीजन ले सकते फटाफट फटाफट। तो ऐसे ही श्रीलंका में भी हुआ था, इसलिए श्रीलंका की इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही थी। श्रीलंका में जो लिटरेसी रेट था वो भी ग्रो किया था। श्रीलंका जो है हॉस्पिटैलिटी में भी आगे निकल गया था और हॉस्पिटल फैसिलिटीज में भी आगे निकल गया, तो हर चीज में आगे निकल गया, तो बहुत डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन क्रिएट हो रही थी, किसके अंदर, तमिल्स और सिन्हालास के अंदर। अब क्या होता है, A feeling of alienation was seen among the श्रीलंकन तमिल। अब श्रीलंकन तमिल को ये लगने लगा कि भैया आप तो यहाँ मजदूर बन के रह जाओगे और ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में गुलाम बन जाओगे। तो उनके मन में जो है जो दिक्कतें होनी शुरू हो गई, उनको फील होना शुरू हो गया कि ये हमारा देश नहीं है। समझ में आ गया? तो श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पार्टीज बनानी शुरू कर दी, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया और उन्होंने बोला कि भाई हमारी तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए ताकि हमारा भी कोई वजूद रहे। समझ में आ रहा है? ठीक है, हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जॉब में और एजुकेशन में।
इसे सिन्हाला डोमिनेटेड गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अब यहां सारा का सारा पॉलिटिकल ग्रीड है। उनको ये दिख रहा है कि भाई अब जो है देश के अंदर चिंगारी उठनी शुरू हो गई है, दिक्कत होनी शुरू हो गई। फिर भी नहीं मान रहे, क्योंकि उनको पता है अगर सिन्हाला की बात नहीं की कि हम सिन्हाला को प्रमोट करेंगे तो सिन्हाला लोग वोट नहीं देंगे, हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, दूसरी पार्टी उसका फायदा उठा के सिन्हाला को प्रमोट करके आगे निकल जाएगी। तो उनकी मजबूरी बन गई पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए सिन्हाला को प्रमोट करना। तो ये सारी चीजें लीड करती हैं सिविल वॉर की तरफ। 1980 तक क्या हुआ, उन्होंने डिमांड अलग अलग जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई इंडिपेंडेंट तमिल बना दो, हमारे देश से अलग कर दो, हमें रहना ही नहीं यहाँ। एलम की डिमांड की इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते थे जो तमिल बोलते थे। तो उन्होंने बोला यहाँ नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट्स में हमें अलग देश बना के दे दो, हम वहां रह लेंगे। ठीक है, अलग देश की डिमांड आने लगी। चलिए, उस पर भी उन्होंने गौर नहीं किया। These differences in two different communities pushed Sri Lanka into the state of civil war. अब जब बात नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? आपने पापा से कुछ डिमांड किया, वो डिमांड जायज है, पापा ने मना कर दिया। आपको पता है पापा कैपेबल है, देना ही नहीं चाहते, तो आप पापा से गुस्सा हो जाओगे, नाराज हो जाओगे, फिर बार बार वही बात होती रहेगी तो आप चिल्लाने लगोगे, जबकि वो आपके फादर है। ये स्टेप आप बहुत मुश्किल से ले पाओगे, लेकिन ये स्टेप लेना पड़ जाता है। तो जब अपने फादर के लिए ये स्टेप लेना पड़ जाता है, तो यहाँ तो अपने अस्तित्व की बात थी, तो इसलिए यहाँ जो तमिल लोग थे उन्होंने वॉयलेशन शुरू कर दिया, और ऐसे करते करते उनमें लड़ाई होते होते ये सिविल वॉर तक पहुंच गया, जो कि बहुत बड़ा कारण बना श्रीलंका के जो विनाश का। यहाँ तो कोई दिक्कत है बेटा, कुछ पूछ रहे? अब इसके विपरीत, इसके अगेंस्ट काम हुआ बेल्जियम में। बेल्जियम को तो ऑलरेडी पता चल गया ना तुम्हारे यहाँ टेंशन होने वाली है, तो उन्होंने पहले से ही उसका जो है वो किया कि भाई ठीक है, ऐसा हम कोई रास्ता निकालते हैं जिससे कि ये लड़ाइयां ना हो और हमारा देश बचा रहे और सब लोग अच्छे से रह पाए। तो यहाँ लीडर टुक डिफरेंट पाथ बिटवीन 1970 एंड 1993। अब यहाँ देखो, यहाँ भी तो जो चीजें शुरू हुई थी कहाँ हुई, 1980, और यहाँ देखो ये इन्होंने स्टेप 1970 से 1993 के बीच में लिया। तो उनसे पहले स्टेप लेने स्टार्ट किए, और जिस टाइम वहां सिविल वॉर की कंडीशन होनी स्टार्ट हुई उस टाइम यहां तक इन्होंने अपने आप को सेव कर दिया। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बारी आपका पूछा जाता है, किसमें, एमसीक्यू में। ठीक है, कितनी बारी आपका बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अमेंड हुआ, कितनी टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स। मतलब चेंजेस, अमेंड का मतलब चेंजेस किए उन्होंने, ऐसे एक वो बना दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें लगा यार ये चीजें वर्कआउट नहीं कर रही, इसमें कुछ ये चीजें अगर हम चेंज करते तो वर्कआउट कर जाएगा, उन्होंने वो चेंज किया, फिर कुछ लगा होगा फिर चेंज किया, ऐसे करके 4 बार चेंजेस किए। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट और इनोवेटिव थे, बिल्कुल इनोवेटिव इन्होंने बात वहां अडॉप्ट किया। वो क्या था देखो समझो, इन्होंने पहले तो क्या किया, जो डच है वो कहां पे जाता है, आउटर एरिया में। फ्रेंच फ्रेंच स्पीकिंग लोग कहां पे जाता है, कैपिटल में, क्या नाम है उसका, ब्रुसेल्स में। तो वहां इन्होंने एग्री कर लिया डच वालों को कि भाई आप लोग जितने रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे आधे आपके रहेंगे और आधे डच उनके फ्रेंच स्पीकिंग। तो ज्यादा कौन लोग हैं, डच स्पीकिंग। लेकिन वो फिर भी एग्री हो गए कि अगर 2 मंत्री बनेंगे, एक डच स्पीकिंग वालों का रहेगा, एक फ्रेंच स्पीकिंग। तो जब ये मान गए तो वहां ब्रुसेल्स में फ्रेंच वाले मान गए, ठीक है जी, आधे इनके रहेंगे आधे हमारे रहेंगे। जबकि वहां ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, लेकिन वो भी एग्री हो गए। इससे क्या हुआ कि पावर्स दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वहां पे भी फ्लेमिश रीजन में भी और जो है आपके उसमें भी, कैपिटल में भी। समझ में आ गया? many powers of the central government have been given to state government. State government not subordinate to central government. यहाँ इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर डच वाले और फ्रेंच वाले, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई। ठीक है, जो कि कहां से ऑपरेट करेगी, आपकी कैपिटल से। फिर स्टेट्स में भी बराबर पावर हो गई। ठीक है, बराबर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। क्लियर हो गया? सेंटर से हर स्टेट को पावर दे दी गई कि भाई आप अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन
किसके साथ मिलके रहेंगे? देश के साथ मिलके रहेंगे, तो अलग भी नहीं जाएंगे और अपने काम को अपने आप देखेंगे। समझ में आ गया? तो इसलिए हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ब्रुसेल में क्या हुआ? बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो यहां से दो टाइप की गवर्नमेंट बन गई, एक सेंट्रल एक स्टेट गवर्नमेंट, और उन्होंने साथ साथ एक थर्ड गवर्नमेंट भी बना दी, जिसका नाम रखा कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम था? जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे वो पीपल के थ्रू होंगे, ठीक है। कहाँ पे रहते हैं वो नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कौन सी लैंग्वेज है, एक डच लैंग्वेज वाला एक फ्रेंच लैंग्वेज वाला, ऐसे करके। अब इन्होंने बनाई है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको पावर दी गई कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड। कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी इश्यू आएगा तो उसे कम्युनिटी गवर्नमेंट हैंडल करेगी, ना स्टेट ना ही सेंटर, वो नहीं करेंगी, ये करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये डिपार्टमेंट क्या है, इन्फ्लुएंस कर सकता है किसको? गवर्नमेंट को। इस डिपार्टमेंट को ही अलग बना दिया, जो भी होगा वहां बात करो जाओ। तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं होगी, गवर्नमेंट अपना देश के लिए काम करेगी। समझ में आ गया? अब यूरोप कम एक साथ आया, तो यूरोपियन यूनियन ने ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि उनको लगा ये बेस्ट प्लेस है, सेफ है, हर तरीके से सपोर्टिव है। समझ में आ गया? ये था आपका बेल्जियम का मॉडल, वो था श्रीलंका का। तो श्रीलंका दिक्कत में क्यों आया? क्योंकि उसने एक ही टाइप के लोगों को फेवर किया, मेजोरिटेरियनिज्म के बेसिस पे गवर्नमेंट बनाई, तो वो उसके दिक्कत का कारण बन गया। क्लियर हो गया? बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब इनकी बात कर लेते हैं छोटे से पॉइंट्स में कि भाई बेल्जियम के लीडर्स ने कौन सा रास्ता अपनाया, श्रीलंका वालों ने कौन सा अपनाया। तो लीडर्स रियलाइज द यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, किसने? बेल्जियम। तो बेल्जियम की लीडर्स को लगा कि हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश की यूनिटी ज्यादा जरूरी है हमारी गवर्नमेंट बनाने से। रेस्पेक्ट फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। इन्होंने देखो, फ्रेंच वालों ने डच वालों को सपोर्ट किया, डच वालों ने फ्रेंच वालों को सपोर्ट किया, तो इसलिए उन्होंने एक दूसरे की इंटरेस्ट में जो है सपोर्ट किया। श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म को फोर्स किया, सपोर्ट किया, और डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी रिजल्ट इन सिविल वॉर, जिससे कि वहां सिविल वॉर हो गया, और जितना उन्होंने ग्रो किया था उतना ही फिर वो पीछे पहुंच गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? सर एक क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। सर श्रीलंका में सिविल वॉर के बाद में क्या हुआ, कुछ सुधरा? नहीं, सिविल वॉर के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी ही रही, लेकिन धीरे धीरे उन सबको रिगार्ड मिलने लगी, सबकी इंपॉर्टेंस देखी गई, फिर उसके अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लिए गए। ठीक है। अब वो कह रहे हैं भाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, अपना व्यू बताना है। भाई आप लोग सब अपना व्यूज बताएंगे, हम अब क्या जरूरी है वो अभी डिस्कस करने वाले, बट अपना अपना जो पॉइंट है आपको जो लगता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जितना अभी तक आपको समझ में आया। अब हमारे पास भाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल क्यों जरूरी है, उसके दो रीजन होते हैं, एक प्रूडेंशियल और एक मोरल रीजन। ठीक है। ये प्रूडेंशियल रीजन होता है कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने वाला, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं। मोरल कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। बात समझ में आ गई? यहां जो आपका रीजन है वो रीजन है कि हमने कैसे भी करके कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, और ये कहता है उस चीज पे वर्क करो जो सही है या फिर गलत है, उसको देखो। तो इस बेसिस पे क्या हुआ, प्रूडेंशियल रीजन के हिसाब से क्या हुआ, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। उसका प्रूडेंशियल रीजन ये कहता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट होगा अगर सोशल ग्रुप के बीच में, इसे वो इग्नोर कर सकता है, इससे वो हमें बचा सकता है। दूसरा, इट एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। कोई भी कंट्री की ग्रोथ सिंपल सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। एक गवर्नमेंट बनी, पूरी 5 साल काम करेगी तो 5 साल तक अपने सारे काम को निपटा पाएगी, तो स्टेबिलिटी आएगी तो ग्रोथ होगी, तो वो इससे उसको फायदा मिलता है। थर्ड है, इट स्टेट्स दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। वो तो है ही, जो हमने डिस्कस किया, तो आउटकम तो बेटर हो ही जाने हैं। मोरल रीजन क्या कहता है? मोरल रीजन ये कहता है कि भाई डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। अभी हमने बात की ना मोरल रीजन क्या होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी वर्किंग में रहेगी तो उसी वजह से रह सकती है पावर शेयरिंग की, नहीं तो नहीं रहेगी। अगर किसी एक आदमी के हाथ में पावर आ जाएगी तो मोनोपोली होगी। क्या हो गया? मोनोपोली। वापस से राजा महाराजा वाले टाइम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना?
पीपल हैव राइट्स टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो यहाँ लोगों को मौका मिलता है कि भाई उनको किस तरीके से गवर्न होना है। अब अगर हम यूपी में रहते हैं और दिल्ली की स्टेट की गवर्नमेंट आके बोले हमारे हिसाब से आप लोगों को रहना पड़ेगा, तो हम नहीं रह पाएंगे ना। दिल्ली का जो कल्चर है वो अलग है, दिल्ली का जो लोकेशन है वो अलग है, हम लोगों का लोकेशन अलग है, हम लोगों के काम अलग है, हम लोगों का एरिया अलग है, तो उनके हिसाब से हम नहीं रह पाएंगे, हम लोग यूपी के हिसाब से रह पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को क्या है कि यहाँ एक राइट मिलता है कि हम लोगों को कैसे गवर्न किया जाए। लेजिटिमेट गवर्नमेंट सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द गवर्नमेंट। तो यहाँ हमें सिटीजन्स को एक मौका मिलता है कि हम लोग भी गवर्नमेंट का एक पार्ट हो जाए, क्योंकि हम वोट डालते हैं, उन्हें चूज करते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब बात आती है कि पावर शेयरिंग जो है वो तो जरूरी क्यों है, क्या होती है, कैसे होती है, एग्जांपल्स देख लिए। अब बात है कि जो पावर शेयरिंग है वो कितने टाइप से हो सकती है। तो दो टाइप मेनली हो सकते हैं पावर शेयरिंग के। एक होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एक होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। लॉन्ग टाइम बिलीव क्या कहता है, पावर मस्ट डिसाइड इन वन ग्रुप और वन पर्सन। ए पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, इट अफेक्ट क्विक डिसीजंस एंड टू एनफोर्सिंग देम। ये क्या कहता है भाई, बहुत लंबे टाइम से हम ये सोचते हैं कि अगर पावर किसी सिंगल आदमी की या एक ग्रुप के पास रहेगी तो क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी हम डिसीजन ले पाएंगे और बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। और इफेक्ट क्विक डिसीजंस, तो हम लोग डिसीजंस भी बहुत जल्दी ले सकते हैं, ये इफेक्ट आएगा अगर ये चेंज होगा। लेकिन डेमोक्रेसी ने इस सोच को बदल दिया। वो क्या कहता है, पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स। बात समझ में आ गई? तो ये जरूरी है आज के टाइम में। अब बात करते हैं कि पावर शेयरिंग कितने फॉर्म से हो सकता है। तो पहली है कि आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हम पावर को शेयर कर दें, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो पावर को हमने तीन ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन सब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इस पे ये इफेक्ट नहीं डाल सकता, उस पे ये इफेक्ट नहीं डाल सकता, एक दूसरे पे कोई कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल सकते। लेकिन कोई कुछ गलत कर रहा है तो दूसरा उस पे चेक कर सकता है, उसको रोकने की कोशिश कर सकता है अलग अलग फॉर्म में, है ना। तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। तो चेक करेंगे, बैलेंस रहेंगे, और इसीलिए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहा जाएगा। समझ में आ गया बेटा? इसमें क्या होगा, इसमें मेन चीज ये है कि लेजिस्लेटिव जो है, जो क्या कर सकता है, अनलिमिटेड पावर को यूज नहीं कर सकता, ना ये कर सकता ना ये कर सकता। बात समझ में आ गई? दूसरा क्या हो गया, ये अपना काम कर रहा है, ये दोनों इसको अफेक्ट नहीं कर सकते, ये इसके काम में जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते, ये अपना काम आसानी से कर सकते। तो इसको इंडिपेंडेंट है ये अपना काम करने के लिए, ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है बेटा? और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई पावर, तो तीनों ऑर्गन क्या हो गए हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गए। तो और एक दूसरे पे चेक भी रख सकते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? फिर अब अगर डिफरेंट लेवल पे करेंगे तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। इसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फेडरल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, और यूएस में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है। तो वहां क्या है, वहां अलग है, यहाँ अलग है। तो यहाँ क्या होता है कि आप सेंटर को ज्यादा पावर देते हैं, स्टेट को उससे कम, और लोकल को सबसे कम। तो इस तरीके से इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या कहते हैं बेटा? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या फिर हम फेडरल गवर्नमेंट भी से बोल सकते हैं। अब सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें भी पावर शेयर की जाती है। तो सोशल ग्रुप में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज द गुड एग्जांपल, किसका? सोशल ग्रुप का। ठीक है, तो सोशल ग्रुप में कौन कौन आ रहा है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स फॉर वीकर सेक्शन, तो इसके लिए पावर शेयर की गई, तो स्पेशली वीमेन के लिए, क्योंकि वीमेन को हमेशा से दबाया गया, तो उनको लाने के लिए बराबर मैन के, तो ये सारे स्टेप्स उठाए गए। It meant to give space in the government and administration to diverse social groups. It is used to give fair chance to minority communities. तो यहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए काम किया जाता है, ताकि आने वाले टाइम में सब इक्वल लेवल पे आ जाए, कोई भी माइनॉरिटी ना रहे।
अब यहाँ है कि हम पावर सेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब आप एक बात देखो, अभी कुछ टाइम पहले एक जो है किसान बिल आया था, उसके लिए किसानों ने क्या किया, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने पे क्या हुआ, गवर्नमेंट को वो बिल वापस लेना पड़ा। तो क्या है, वो भी तो एक तरीके की पावर हुई ना, वो प्रोटेस्ट करना भी तो पावर हुई ना। तो उसमें क्यों हुआ, क्योंकि वहां बहुत बड़े ग्रुप्स इन्वॉल्व हो गए और एक प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है, तो उससे वो मूवमेंट में ट्रांसफर हो गया। तो ऐसे जब पावर आएगी तो क्या है, लोग क्या है कि गवर्नमेंट को चूज करने के बाद भी कोई गलत डिसीजन को अपोज कर पाएंगे, जिससे इस पावर को शेयर करने का फायदा मिलेगा। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट में अपने डाउट्स जो है भेज सकते हैं। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में उसको इन्वॉल्व करूंगा, और नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें हम एमसीक्यू, असर्शन एंड रीजन और लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम लोगों को डेली फॉलो करने के लिए आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।